उसके बाद पीआर या फिर सिटीजनशिप का क्या रहता है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट परमिट चाहिए आप, उसके बाद आप यहाँ पे लैंड करते हो, फिर आप लगाते हो आयरिश रेजिडेंस परमिट, एक कार्ड। आप यूके भी नहीं जा सकते इससे, तो आप खाली आए तो आपकी जब मास्टर्स खत्म हो जाए, बैचलर्स खत्म हो जाए, उसके बाद जब तक आपको कोई और कंपनी स्पॉन्सर, एक जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट और एक क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट, या तो ये आप खुद देते हो या तो ये आपकी कंपनी देती है। उसका फायदा है स्टैम्प 1 के 2 साल के बाद आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। ये कुछ मेन बेनिफिट्स है स्टैम्प 4 के बिजनेस। तो आपको सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन से कितने साल यहाँ पे रहना, रोड मैप आपका यही रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 दिसंबर और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी आयरलैंड आना चाहता है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है ना, उसके दिमाग में यही होता है कि एक बार हम आ जाएंगे, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद पीआर या फिर सिटीजनशिप का क्या रहता है, क्या सीन रहता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन से वीजाज होते हैं। जैसे आप आ रहे हो तो स्टूडेंट वीजा कौन सा है, स्टूडेंट वीजा के बाद आप जॉब करने जाओगे तो कौन सा वीजा मिलेगा आपको, उसके बाद आप पीआर के लिए जब अप्लाई करोगे तो कौन सा वीजा चाहिए होगा आपको। तो वो मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा एम्प्लॉयमेंट परमिट चाहिए आपको, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट चाहिए, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट चाहिए, तो वो सब मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। और आज थोड़ा बैकग्राउंड में आप चेंज देख रहे होगे। मेरा प्लान तो था पीछे बैकयार्ड बनाने का, लेकिन बैकयार्ड में बहुत तेज हवा चल रही है। अभी मेरा ये बार बार स्टैंड गिर रहा था, तो मैं फिर अंदर आके यहाँ पे बैठ के बना रहा हूँ वीडियो। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो आप स्टूडेंट होते हो, आप स्टूडेंट वीजा पे आयरलैंड आते हो, ये तो बिल्कुल आप नॉर्मल प्रोसेस है। इंडिया से अपना स्टूडेंट वीजा लगवाओगे, आओगे, उसकी अराउंड 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। उसके बाद आप यहाँ पे लैंड करते हो, फिर आप लगाते हो स्टैम्प 2 IRP, आयरिश रेजिडेंस परमिट। आयरिश रेजिडेंस परमिट एक कार्ड होता है जो आपको अपने पास हमेशा रखना होता है। उसमें आपको कुछ कुछ चीजें अलाउड होती हैं, जैसे आप 20 आवर्स यहाँ पे काम कर सकते हो पर वीक, और उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं आईआरपी में, आयरिश रेजिडेंस परमिट में। आईआरपी को अपना एक मल्टी एंट्री वीजा की तरह मानो, मल्टी एंट्री आयरिश वीजा की तरह, जिससे आप कितनी बार भी अंदर आ सकते हो आयरलैंड में। 1 साल के अंदर 1 ईयर वैलिडिटी होती है स्टैम्प 2 IRP की, तो उसमें आप कितनी बार इंडिया जा सकते हो, इंडिया से वापस आ सकते हो। तो आपको बार बार वीजा का 1 साल तक चक्कर नहीं होगा, आपका 1 साल तक IRP वैलिड होता है। और इस IRP से आप किसी और यूरोपियन कंट्री में नहीं जा सकते, आप यूके भी नहीं जा सकते इससे, तो आप खाली आयरलैंड आ सकते हो इससे, और आयरलैंड से इंडिया जा सकते हो। बाहर कहीं जाने के लिए आपको अलग से वीजा लगवाना पड़ेगा। ये बहुत लोगों का डाउट होता है कि हमारे पास IRP है तो हम अपना यूरोपियन कंट्रीज में घूम सकते हैं, शेंगन स्टेट्स में घूम सकते हैं, या फिर यूके जा सकते हैं। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। IRP खाली आयरलैंड के लिए है। तो जब आप स्टूडेंट होते हो, आप लगवाते हो स्टैम्प 2 IRP। तो जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने 4 साल बैचलर्स करी, 4 साल के बाद 1 साल मास्टर्स भी करी, तो मेरे पास 5 बार मैंने अपना स्टैम्प 2 रिन्यू करवाया है। स्टैम्प 2 फर्स्ट साल का, सेकंड साल का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, हर साल आपका स्टैम्प 2 रिन्यू होता है। तो आप बैचलर्स के लिए आओगे तो भी आप स्टैम्प 2 लगवाओगे, आप मास्टर्स के लिए आओगे तो भी आप स्टैम्प 2 लगवाओगे। अब बात करते हैं स्टैम्प 2 आपकी जब मास्टर्स खत्म हो जाए, बैचलर्स खत्म हो जाए, उसके बाद क्या होता है। अगर आपने अंडर ग्रेड कोर्स करा है आयरलैंड से, तो आप 1 साल और रह सकते हो आयरलैंड पे स्टैम्प 1G पे। तो जैसे आपने अपनी 4 साल की बैचलर्स करी किसी भी कोर्स में, ग्लोबल बिजनेस ले लो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लो, तो उसके बाद आपके पास स्टैम्प 1G मिलता है। उस पर आप 1 साल यहाँ पे रह सकते हो, काम भी कर सकते हो और जॉब्स भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं मिली है, 1G पे आप काम कर सकते हो, फुल टाइम काम कर सकते हो, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया स्टैम्प 1G का आफ्टर अंडर ग्रेड। और अगर आपने मास्टर्स करी है, मास्टर्स के बाद आपको 2 साल का स्टे बैक मिलता है, आप 2 साल और रह सकते हो यहाँ पे, उसमें आप काम भी कर सकते हो। अगेन आपको सेम स्टैम्प 1G मिलता है, 1 साल का मिलेगा, उसके बाद आपको 1 और साल के लिए रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो ये होता है आफ्टर योर बैचलर्स या फिर मास्टर्स, आप स्टैम्प 1G पे रहते हो जब तक आपको कोई और कंपनी स्पॉन्सर ना कर दे। स्पॉन्सर का क्या मतलब है? स्पॉन्सर का मतलब है यहाँ पे 2 तरीके के एम्प्लॉयमेंट परमिट्स मिलते हैं, ठीक है। एक जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट और एक क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। मैं इस वीडियो में क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो ही मिलता है मोस्टली लोगों को। जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के कोर्सेज वगैरह बहुत अलग है, उनकी फील्ड्स अलग हैं। मोस्टली लोग CSCP पे रहते हैं यहाँ पे, क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट पे। तो अगर आपने, जैसे आपका बैचलर्स या फिर मास्टर्स खत्म हुई, आपने कंपनी ज्वाइन करी, आप उनसे बोल सकते हो हमें क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट चाहिए, तो आपके बिहाफ पे क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करते हैं, या फिर आपसे कहते हैं आप खुद अप्लाई कर दो। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट करने की फीस होती है 1000 यूरोज, या तो ये आप खुद देते हो या तो ये आपकी कंपनी देती है। अब आपका स्टैम्प 1G से स्टैम्प 1 हो जाएगा CSCP के बाद, लेकिन उसका फायदा क्या रहेगा?
उसका फायदा है स्टैम्प 1 के 2 साल के बाद 21 months ऑफ योर आफ्टर 21 months ऑफ योर जॉब यू कैन अप्लाई फॉर स्टैम्प 4। अब स्टैम्प 4 में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? स्टैम्प 4 के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। उसमें आप एम्प्लॉयमेंट परमिट के बिना काम कर सकते हो, उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट परमिट की जरूरत नहीं होती। आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी पब्लिक सर्विसेज जो होती हैं उनमें एक्सेस मिल जाता है, हेल्थ केयर सर्विसेज मिल जाती है, सोशल वेलफेयर पेमेंट्स मिल जाती हैं। फिर स्टैम्प 4 की मतलब स्टैम्प 4 के बाद क्या होता है? स्टैम्प 4 के बाद सीधा आप अपना आयरिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर आपकी जो फैमिलीज होती हैं उसमें आप ईयू फीस देते हो, यूरोपियन यूनियन फीस, नॉन ईईए फीस नहीं देते। जैसे मैंने इंटरनेशनल फीस दी थी ना, मैं अगर यहाँ पे रहता हूं तो मेरे को दोबारा पढ़ने के लिए वो वाली फीस नहीं देनी पड़ेगी, नॉन ईई फीस नहीं देनी पड़ेगी। मैं यूरोपियन यूनियन वाली फीस देके अपना कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। ये कुछ मेन बेनिफिट्स है स्टैम्प 4 के, कि बिजनेस वगैरह कर सकते हो और वेलफेयर सर्विसेज वगैरह ले सकते हो, सोशल सर्विसेज वगैरह होती हैं वो ले सकते हो। एजुकेशन आपकी यूरोपियन यूनियन के फीस के हिसाब से होगी। और फैमिली यूनिफिकेशन का भी होता है इसमें, कि आप अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह को ला सकते हो। फैमिली रीयूनिफिकेशन प्रोग्राम इनका होता है एक, उसमें आप ला सकते हो। तो ये स्टैम्प 4 के कुछ मेन बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद आप अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से बताऊं तो स्टैम्प 2, स्टैम्प 1G, स्टैम्प 1, स्टैम्प 4, फिर पीआर, आपकी फाइनल परमानेंट रेजिडेंसी, अपनी सिटीजनशिप ले लो। तो आपको सिटीजनशिप के लिए नेचुरलाइजेशन से कितने साल यहाँ पे रहना है? तो टोटल आपको 5 साल रहना होता है। उसमें जो स्टैम्प 2 के साल होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। स्टैम्प 2 पे आप जितना पढ़े हो, जैसे मैं 5 साल यहाँ पे पढ़ा, वो बिल्कुल काउंट नहीं होंगे। स्टैम्प 1G, स्टैम्प 1, स्टैम्प 4 ये सारे काउंट होते हैं। तो जैसे स्टैम्प 1G के आपको 2 साल मिलते हैं वो काउंट होंगे, स्टैम्प 1 पे आपको 2 साल मिलते हैं वो काउंट होंगे। फिर 1 साल आप स्टैम्प 4 पे अगर यहाँ पे रहोगे तो आप उसके बाद अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टैम्प 1G के बाद अगर आप सीधा स्टैम्प 1 पे आ जाते हो, मतलब स्टैम्प 2 से 1G लगवाना पड़ता है। उसके बाद अगर आपकी कंपनी आपको सीएससीपी के लिए स्पॉन्सर कर दे, एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए, आप तभी आ गए तो आपका 2 साल अपना स्टैम्प 1, फिर 3 साल स्टैम्प 4, उसके बाद आप अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये बेसिक ऐसे रोड मैप रहता है यहाँ पे नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने के लिए। ठीक है, स्टैम्प 1 के लिए आपको 1G के बाद सीएससीपी चाहिए होता है या फिर जीईपी चाहिए होता है। क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट में आपकी मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड जो भी चल रही है वो चल रही है 38,000 यूरोज, इतनी आपकी सैलरी होनी चाहिए। और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए 34,000 चल रही है यूरोज। ये अगले साल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अपनी ये वाली 38 हो जाएगी और वो वाली 44 हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई इसका ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था ये कर देंगे, लेकिन अभी तक करा नहीं है। अगर जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है तो 5 साल बाद आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट तो उसके 2 साल बाद आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने पूरा बता दिया क्या स्टैम्प पे आओगे आप, कौन से स्टैम्प आपका ग्रेजुएशन के बाद होएगा, कौन से स्टैम्प पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कौन से स्टैम्प पे बिजनेस कर सकते हो, और कौन से मतलब बिजनेस वाले स्टैम्प 4 की बात हो अपना सीधे सिटीजनशिप के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये सबका डाउट होता है, ये प्रॉपरली अभी तक किसी ने बताया नहीं है। मैंने पूरा पढ़ा है, मतलब मैंने अपने हिसाब से तो पूरा पढ़ा है, एक बार खुद भी देख लेना। लेकिन हाँ, ये मोटा मोटा आपकी गाइड रहती है। 5 साल आपको यहाँ पे रहना पड़ता है, उसमें से लास्ट ईयर आप पूरे 1 साल अपना इंडिया कहीं नहीं जा सकते, वो आपको पूरा यहीं पे रहना होता है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपको हर साल स्टैम्प रिन्यू करने के लिए 300 यूरोज देने पड़ते हैं, अपना सीएससीपी के लिए 1000 यूरो प्लस 300 यूरो देने पड़ते हैं। तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन रोड मैप आपका यही रहता है, आपको ऐसे ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये है। बाकी इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, studentinline.com, studentinline इंस्टा, कहीं पे भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो मैंने बता दिया कहां पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।